वालेकुम एंड वेलकम टू हब ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स व्यूअर्स। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएस के बारे में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो करंटली जो हमले हो रहे हैं सच एज जो मॉस्को में हमला हुआ है और जो बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, तो आईएस का बहुत चर्चा आ रहा है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि व्यूअर्स को ये वीडियो बना लो कि आईएस का हिस्ट्री क्या है। तो आईएस जो है वो अपने आप को सुन्नी मानते हैं कि हम एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन सुन्नी की जो किताबें हैं, जो इस्लामिक बुक्स है फ्रॉम हिस्ट्री टिल नाउ, जितने भी बुक्स है, तो इसमें कभी भी वायलेंस की बात नहीं की गई है कि आप इतना वायलेंस करें। लेकिन वो इतना वायलेंस कर रहे हैं और फिर भी अपने आप को सुन्नी मुस्लिम करार देते हैं कि हम एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका एक अपना आइडियोलॉजी है कि हम एक इस्लामिक स्टेट चाहते हैं जिसका एक खलीफा होगा और वो जो भी आर्डर जारी करेगा वो सारे उस स्टेट के मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम इसको ओबे करेंगे, और जो भी इसके खिलाफ जाएगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये इसका एक आइडियोलॉजी है कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। तो अब ये जितना मजबूत हो चुका है और इतने बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, तो इसको जानने के लिए हमें पहले इसके हिस्ट्री पर नज़र डालना पड़ेगा। इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है 1979 से, जब यूएसएसआर आ जाता है और अफगानिस्तान पर हमला करता है। तो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। यूएसएसआर ने सोचा कि हम अफगानिस्तान पर कम्युनिज्म का झंडा लहराएंगे। तो इस वजह से इसका जो राइवल था यूएसए, वो भी अकेला नहीं बैठा और वो उस वक्त अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन थे उसको सपोर्ट करना शुरू किया और इसको मिलिटरली और इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। तो इस वजह से ये जो राइवल्स थे, एक तरफ कम्युनिज्म का चर्चा करने वाला यूएसएसआर था और दूसरी तरफ यूएसए मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, तो दोनों क्लेश कर रहे थे। और अबाउट 1979 से 1989 तक, यानी 10 साल तक ये जंग होता रहा। और इसके बाद जब यूएसएसआर की विड्रॉल हो जाती है और वो नाकाम हो जाता है, तो उस वक्त अफगानिस्तान में कोई मजबूत हुकूमत नहीं था और इस तरह जो जिहादी ग्रुप्स थे, जो मुजाहिदीन थे, उन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू किया अफगानिस्तान पर। आफ्टर विड्रॉल ऑफ यूएसएसआर फ्यू ईयर के बाद एक बंदा आ जाता है जॉर्डन से, जिसको हम जरकावी के नाम से याद करते हैं। तो एक तरफ तो उसामा बिन लादेन था जो कि अफगान मुजाहिदीन का लीडर था और वो 10 साल जंग लड़ चुका था और उस वक्त अफगान मुजाहिदीन को लीड कर रहा था। और दूसरी तरफ जरकावी आ जाता है जॉर्डन से। तो जरकावी जो था वो इम्प्रेस हो गया लोकल रेडिकल से, और जरकावी इतना रेडिकल हो गया कि वो यून शिया के खिलाफ भी हो गया। एक तरफ तो उसामा बिन लादेन के फॉलोअर्स थे और दूसरी तरफ जरकावी के फॉलोअर्स भी बढ़ गए। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो था वो ये था इन दोनों के दरमियान कि उसामा बिन लादेन के जो फॉलोअर्स थे हम अपर क्लास थे और एजुकेटेड थे, लेकिन जरकावी के जो फॉलोअर्स थे वो अनएजुकेटेड थे और लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था इन दोनों के दरमियान। लेकिन अभी तक उसामा बिन लादेन और जरकावी का मुलाकात नहीं हो चुका था, लेकिन इन 1999 जब उसामा बिन लादेन और जरकावी का मुलाकात हो जाता है, तो दोनों के आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंसेस थे और इस वजह से वो इकट्ठे नहीं रह सके। तो उस वक्त जरकावी जो है वो 1999 में इराक को चला जाता है। तो इराक में जो है शिया मेजॉरिटी था। तो इस वक्त जो जरकावी था वो इतना फेमस नहीं था क्योंकि वो अपने आप को सुन्नी मानता था। लेकिन जब यूएसए आ जाता है और 2003 में इराक पर अटैक करता है, तो उस वक्त सद्दाम हुसैन का जो गवर्नमेंट था, जो कि सुन्नी गवर्नमेंट था, उसको टपल डाउन करते हैं और एक शिया गवर्नमेंट को नॉमिनेट करते हैं। तो इराक का एडजेसेंट कंट्री जिसको हम सीरिया कहते हैं, तो सीरिया का जो लीडर था बशर अल असद, वो भी एक सुन्नी था। और इराक का जो करंटली शिया गवर्नमेंट यूएसए ने नॉमिनेट किया था बशर अल असद, उसके खिलाफ हो गया और अपने बंदे भेज दिए इराक में ताकि वो इस शिया गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ पड़े। तो उस वक्त जो जरकावी था इराक में, उसके साथ बशर अल असद के फोर्सेस भी हो गए और सुन्नी थे इराक में जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ करते थे सद्दाम हुसैन के वक्त में, वो भी जरकावी के साथ मिल गए और इस तरह इसका लश्कर बड़ा हो गया और जरकावी जो था वो पॉपुलर हो गया। इस तरह जरकावी जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम
अलकायदा इन इराक का नाम देते हैं। क्या अभी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम अलकायदा इन इराक हो गया? तो 2003-2004 की बात है जिसमें वो अलकायदा इन इराक का नाम देते हैं। इस तरह वो अपने एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं और जब यूएस के नज़र में आ जाते हैं तो वो ज़रकावी के घर को टारगेट करते हैं 2006 में, और ज़रकावी जो है उसको मार डालते हैं। 2006 के बाद अलकायदा इन इराक जो है उसकी होल्ड कम हो जाती है और टीम 2009-2010 वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो 2010 में अबू बकर अल बगदादी आ जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल बंदा था। 2010 के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, लेकिन 2011 में फिर से सीरिया में सिविल वार छिड़ जाती है जो कि लोकल्स अवाम जो थे वो बशर अल असद के खिलाफ हो जाते हैं। अबू बकर अल बगदादी जो है वो अपने फोर्सेस सेंड करते हैं सीरिया में और इस सिविल वार में हिस्सा लेते हैं। तो अभी तक 2011 की बात है, उस वक्त तक आईएस नहीं बन चुका था, लेकिन दुनिया को क्या पता था कि इस वक्त से ये आईएस बन जाएगा और वो एक इतना मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जो कि दुनिया को खिला के रखेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत थी और दूसरी इसके लिए मैन पावर की ज़रूरत थी, क्योंकि उस वक्त इसकी तादाद इतना ज़्यादा नहीं था। तो इस वजह से इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह पूरा हुए कि जब सीरिया में सिविल वार के लिए अबू बकर अल बगदादी अपने बंदे को सेंड करते हैं तो उस वक्त सीरिया के जो वेल्थी लोग थे जो कि बशर अल असद के खिलाफ थे, तो वो वेल्थी लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं और इसको फंडिंग देते हैं। दूसरी तरफ अबू बकर अल बगदादी ने ये आर्डर किया कि जितने भी हमारे प्रिजनर्स हैं हम इसको रिहा करेंगे। जितने भी प्रिजनर्स थे उस पर हमले किए गए और अपने मेन पावर्स जो है उसको रिहा किया और इस तरह इसकी तादाद फिर से बढ़ गई। तो ये जो दो चीज़ें थी, एक तरफ तो फंडिंग शुरू हो गई और दूसरी तरफ इसका मैन पावर बढ़ गया। तो ये दोनों चीज़ें इसके लिए मिल गई और ये ऑर्गेनाइजेशन एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन गया। तो इस तरह इसका होल्ड जो था वो इराक में तो बढ़ चुका था, लेकिन सीरिया में भी इसका होल्ड बढ़ गया और इस तरह इसका नाम रखा गया कि इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक, यानी दोनों स्टेट्स में ये एक इस्लामिक स्टेट होगा। 2012 के बाद इसके ऑर्गेनाइजेशंस का जो नाम था वो इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड इराक पड़ गया। तो उस वक्त से इसका नाम जो है वो ISIS है। तो अब देखते हैं कि ISIS ने अभी तक कितने बड़े बड़े हमले किए हैं और कितना नुकसान पहुंचाया है। 2015 में वो पेरिस अटैक करते हैं और इस तरह 2016 में ब्रुसेल अटैक करते हैं और 2017 में मैनचेस्टर अरीना बॉम्बिंग करते हैं और इस तरह 2019 में श्रीलंका ईस्टर्न बॉम्बिंग करते हैं। करंटली जो अटैक किया गया है मॉस्को में वो भी ISIS का एक ब्रांच है जिसको हम ISK का नाम देते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासा, जो कि ISIS का एक ब्रांच है जो अफगानिस्तान में रहते हैं। यूएस कहते हैं कि ये जो हमला किया गया है मॉस्को पर ये ISK ने किया है। तो अब आते हैं कि करंटली ISIS को कौन सपोर्ट करते हैं। तो चंद एनालिस्ट का मानना ये है कि करंटली ISIS को USA सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ISIS जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को सुन्नी मानते हैं और USA जो है वो इसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईरान में जो है वो शिया मेजॉरिटी है और एक शिया स्टेट है। तो इस वजह से करंटली ISIS जो है उसको USA सपोर्ट करते हैं और इस तरह USA इसको यूज़ करते हैं जिस तरह रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया करंटली जो मॉस्को में अटैक किया गया है, और इस तरह वो कहते हैं कि ये ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईरान में इतना बड़ा हमला नहीं किया है। तो व्यूअर्स, आपके ख्याल में करंटली ISIS को कौन सपोर्ट करता है? आया उसको USA सपोर्ट करता है या अदर तरफ से उसको फंडिंग आती है? तो कमेंट कीजिए। इसके अलावा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि करंट अफेयर और पॉलिटिकल साइंस की वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।